स्वागत है बच्चों आप सभी का आप लोग के अपने YouTube चैनल पटना कोचिंग सेंटर पे। तो इस वीडियो में हम हिंदी जो आप लोग के 8वां का हिंदी जो पढ़ना होता है यानी मैथिली वाले बच्चे, चाहे वो भोजपुरी वाले बच्चे हो, चाहे वो उर्दू वाले बच्चे हो, तो आप लोग का जो 8 क्लास का हिंदी रहता है और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है तो आप लोग को पता ही होगा, जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिसके रचनाकार बोले तो लिखा है शंकर शैलेंद्र ने। ये बहुत ही अच्छा कविता है। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। अगर आप लोग का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इस पे एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा। खैर चलते हैं प्रश्न की दुनिया में। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डॉट डॉट है ना। तो कविता का मुख्य संदेश क्या है, मतलब मेन संदेश क्या देना चाह रहा है ये कविता? जीवन का अंत है? नहीं। प्रकृति की सुंदरता है? नहीं। यानी जीवन के प्रति आशा और आत्मविश्वास? हाँ तो सही है ना। यानी देखो जी, मैं इसका आंसर ये वाला क्यों ले रहा हूं, जीवन के प्रति आशा और आत्मविश्वास। यानी कि ये कहना चाह रहा है इस लाइन के अनुसार, लाइन बोले तो यानी पंक्ति है ना। आप लोग हिंदी भाषी हो तो आप हिंदी भाषी का प्रयोग करो तो वो बेस्ट रहेगा। पंक्ति क्या है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यानी अगर तुम सिर्फ जिंदा हो ना तो अपने जिंदगी के जीत में यकीन करो, है ना। कि अगर कहीं भी तुम्हारा स्वर्ग है, स्वर्ग बोले तो लक्ष्य, जो तुम्हारा टारगेट है ना, उसे उतार लाना है अपने जमीन पे, अपने इस जमीन पे ले आना है जिस जमीन पे तुम हो, है ना, अपने समक्ष ले आना है। यानी एक जीवन के प्रति ये क्या है, ये आशा दिखा रहा है और आत्मविश्वास, तुम्हारे अंदर में ऐसा कॉन्फिडेंस है ना, कि तुम ये ला सकते हो, है ना, वो जो तुम्हारा स्वर्ग है कहीं और, है ना, उसे उतार लेना है जमीन पे। फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब दूसरा, तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? ये तो पहले हम बोल दिए, ये शंकर शैलेंद्र है ना। शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित है ये कविता। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तीसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो जी, कविता के अनुसार अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे, देखो जी यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है, कहाँ लाने की बात कही गई है। तो कहाँ? सूरज पर? नहीं। आकाश पर? नहीं। जमीन पर? हाँ। यही तो हो, नहीं बोला जा रहा है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बहुत सुंदर, ये वाली होगी। चलो जी, अब 4 नंबर देखो, सितम के और 4 दिन का अर्थ क्या है? सितम, सितम मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? सितम मतलब होता है जुल्म, अत्याचार। इसके और 4 दिन है ना, यानी त्योहारों के दिन, दुख के कुछ और दिन, सुख के और 4 दिन, आराम के दिन। अब आप ही बताओ, आराम के होगा नहीं, सुख होगा नहीं, ये दुख के कुछ और दिन, यानी कि सितम के और 4 दिन। इसका मतलब हुआ जुल्म जो है तुम्हारे पास, जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर, जो अत्याचार हो रहा है, जैसे तुम दुखित हो, इसका मात्र 4 और दिन है, 4 दिन और है, फिर इसके बाद खुशियां ही खुशियां आएगी, है ना। तो ये ऑप्शन ये होगी, है ना। फिर 5 में चलते, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। कविता में आंधियों और बिजलियों का प्रतीक किसके लिए है? तो यात्रा के लिए? नहीं। प्राकृतिक आपदा के लिए? नहीं। समस्याओं के लिए और विकास के लिए? नहीं, तो विकास तो नहीं होगा, समस्याओं के लिए, हाँ ठीक है। यानी कि तुम्हारे जीवन में कितना भी आंधियों है ना, बिजलियों है ना, उस पे आप सवार होकर और अपने कदम से कदम चलते चलो जब तक तुम लक्ष्य को पा ना जाओ, यानी ये समस्याओं के लिए होगा। फिर नेक्स्ट है, कविता में गगन को किससे रंगा हुआ बताया गया है? फूलों से? गगन बोले तो आकाश, आकाश को किससे रंगा हुआ बताया? फूल से? नहीं। सूरज की रोशनी से? नहीं। नहीं। सुबह और शाम के रंग से? हाँ। आकाश सुबह और शाम के रंगों से रंगा हुआ है ना। आप देखे होंगे जब सुबह की लालिमा
और शाम के रंग की शाम में आकाश के जो सूर्य जो अस्त होती रहती है उस समय की गगन की लालिमा कुछ अलग तरीका से रंगा हुआ बताएगा। तो वही चीज है, ये सुबह और शाम के रंगों से होगा इसका आंसर। आप 7 में चले जाओ। हजार, तो 7 नंबर क्वेश्चन है ये, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर छल न सकी तुझे चली गई वो हार कर, है ना। इसके आगे होता है ये डॉट डॉट है ना। तो इतनी बात है। इस पंक्ति में क्या बताया गया है? क्या प्रेम का आगमन है? नहीं। जीवन का संघर्ष है? मृत्यु का आना, मृत्यु आता है और मौत तेरे द्वार से फिर वापस चले जा रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी की सुंदरता, ये भी नहीं है। जीवन का संघर्ष यानी तुम देख पा रहे होगे कि तुम जो भी काम अच्छे करने वाले होगा, है ना, पढ़ाई करने जब बैठता होगा या कुछ भी ऐसा जीवन में कुछ ऐसा सोचता होगा जब, है ना, कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो देखोगे लाख समस्या आ जाएगा। वही बोल रहा है कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। ऐसा मालूम पड़ता है कि चलो अब तो लग रहा है जीवन अंत हो जाएगा, पर फिर भी जो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने आप को वहां पे शांत रखता है, फिर वो जीवन में आगे बढ़ता है। और वो जो हजार भेष धर के जो आया रहता है वो फिर भी वो तुझे नहीं छल सकता है और वो हार कर वो वापस चला जाता है ना। बहुत अच्छा कविता है ये, शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित। फिर 7 8 नंबर होगा, जमी के पेट में पली अगन का क्या अर्थ है? जमी बोले तो जमीन, धरती, धरती के पेट में पली अगन, अगन मतलब आग। आप देखोगे धरती के अंदर भी आग है, पूरा ज्वालामुखी भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है, ऐसा आग है। लेकिन आप देख लो धरती फिर भी ऊपर से हमें क्या करती है? वो फसल उपजा कर दे रही है, कितने को अपने गोद में बैठाए हुए। और प्रकृति की सौंदर्य, मिट्टी में जीवन, धरती के अंदर की आग। यानी इसका क्या अर्थ होगा? तो जमी के पेट में पली अगन का मतलब हो गया सीधी सी बात है, धरती के अंदर आग, है ना। और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 9 नंबर में चलते हैं, कारवा। कारवा मतलब कौन सी है? काफिला, काफिला होता है ये, है ना। ये तो डायरेक्ट पूछ ही रहा है तो ये काफिला हो जाएगा। कारवा का अर्थ ही होता है काफिला, ठीक है। 10, कविता में चमन का अर्थ क्या है? तो चमन, चमन बोले तो बाग, बगिया जिसको हम लोग कहते हैं, बाग, है ना, ये इसका अर्थ है। तो ये तो आप इजी वे में बना सकते हो, है ना। कविता में किस चीज को स्वर्ग का प्रतीक माना गया है? स्वर्ग, स्वर्ग आप लोग समझते हैं ना, मुस्लिम वाले बच्चे ध्यान देंगे, स्वर्ग उसको कहा जाता है जन्नत को, है ना। आप लोग जानते होंगे जन्नत, है ना, जन्नत। और नरक को क्या कहा जाता है? नरक हिंदू बच्चे जानते होंगे और ये मुस्लिम बच्चे जहन्नुम जानते होंगे। नहीं बोलता है जाएगा तू जहन्नुम में, इसका मतलब नरक में जाएगा। हाँ, स्वर्ग बोले तो जन्नत में। चलो तो ठीक है। स्वर्ग का प्रतीक किसको माना जाता है कविता में? देखो, प्रेम को नहीं, जीवन के जीत को, प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं, सुबह को नहीं, जीवन की जीत को स्वर्ग माना जाता है ना। यानी कि तुम्हारा जो जीवन का जीत है ना, स्वर्ग को उसको उतार लाओ इस जमीन पर, है ना, जीवन की जीतो, है ना। 12 देखो, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर का क्या भावार्थ है? जीवन संघर्षमय है, स्वर्ग केवल कल्पना है। जीवन में स्वर्ग के समान सुख संभव है, स्वर्ग धरती पर नहीं हो सकता, ये गलत है ना। जीवन संघर्षमय है, स्वर्ग केवल कल्पना है, नहीं, ये होगा ना, जीवन में स्वर्ग के समान सुख संभव है। मतलब देखो, यहाँ पे न स्वर्ग तुमको प्राप्ति होगा, न जन्नत प्राप्ति होगा, पर तुम ये है कि तुम अगर सुख संपन्न हो, सुखी इंसान हो, मतलब खुशी इंसान हो, हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हो, इसका मतलब तुम स्वर्ग में ही हो, है ना। धरती ही स्वर्ग है ये हमारा, एक प्रकार से कह सकते हैं, है ना। तो आगे फिर देखो, कविता में सुबह और शाम किसका प्रतीक है? कविता में सुबह और शाम जो है किसका प्रतीक है? मात्र दिन का नहीं, नए अवसर और जीवन की चुनौतियों का, या प्राकृतिक सुंदरता नहीं, ये अतीत और भविष्य यही होगा ना, नए अवसर और जीवन की चुनौतियां। मतलब सुबह एक नए अवसर देता है ना, और शाम अगर हो रहा है तो समझो ये जीवन की चुनौतियां है। लेकिन हर एक शाम के बाद, हर एक रात के बाद फिर से वो दिन आती है, और उस दिन फिर से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। मान पड़ो कि जैसे रात में कोई व्यक्ति मर गया हो, अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो ऐसा लगता है कि वो नए नए जिंदगी को पाया है, और फिर से अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ने लगते हैं, और कदम से कदम बढ़ाते बढ़ाते चलते हैं, चलते चलते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और जो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, जो अपने जीत जाते हैं इस जिंदगी के जीत में, वही है कि स्वर्ग को आप उतार लाए इस जमीन पर। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन,
देखो जी 14 नंबर क्वेश्चन, गुजर गए 1000 दिन, मतलब कि क्या चीज है कि जो बीते हुए समय का स्मरण है, याद करना, या पुराने समय का बीतना, तो पुराने समय जो बीत गया ना उसी को कहा जाता है गुजर गए 1000 दिन, है ना। 15, कविता में जुल्म के महल गिरने का अर्थ क्या है? मतलब जुल्म मतलब अत्याचार, है ना। तो देखो ना, अन्याय का अंत हो, समृद्धि का आना, शांति का, नहीं तो यही तो होगा, अन्याय या अत्याचार का अंत, ये भी हो सकता था इसमें। इसमें आप ये भी चीज लिख सकते हो यहाँ पे, अत्याचार। लिखने का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके एग्जाम में अत्याचार दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, अत्याचार का अंत, है ना, है ना। तो इसका अर्थ ये भी होगा। तो आप लोग का ये 15 लास्ट था, है ना। और इस तरीका से ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग का अच्छा खासा रिस्पांस रहा तो विश्वास करो मैं इसका बढ़िया से पढ़कर बता दूंगा। खैर आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लो, ये सफिशियंट है। अगर इससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये 15 से काफ़ी है। हालांकि इसमें ना ऑब्जेक्टिव की चर्चा हुई है इस चैप्टर में और ना सब्जेक्टिव की, तो आप समझ सकते हो ये भी ढूंढ कर लाया गया है, तो ये बेस्ट है ना। आप इसे बस देख लो एक दफ़ा, बढ़िया से उसे पढ़ लेना। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा तो मैं एक पे इस पर लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। खैर ये बात की बात है ना। और जब तक इस वीडियो से अब विदा लेते हैं, आगे फिर इसी तरीका से आप लोग के लिए सारे चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव कोशिश करता हूँ कि करा देने का, जिससे कि आप लोग का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा हिंदी के लिए, खासकर ऑब्जेक्टिव, है ना। और ऑब्जेक्टिव ठीक है, आप तो पढ़ोगे ही, इसके लिए आप किताब बढ़िया से पढ़ो, ये बेस्ट रहेगा। और साथ में इसका प्रैक्टिस करो, यहाँ से बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना। और याद रहे, बहुत जल्द हिंदी व्याकरण का इस पे वीडियो अपलोड किया जाएगा ना। उस वीडियो को आप लोग मिस न करना, और बढ़िया अच्छा रहेगा तैयारी, विश्वास करो, है ना। मेरे पास समय की पाबंदी रहता है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के समक्ष नहीं प्रस्तुत हो पा रहा हूँ, ना समक्ष आ पाता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, है ना। और कोशिश जारी है कि जिस तरीका से वीडियो अभी कुछ एक दिन दो दिन पे इस तरीका से आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं इसे पूरा रेगुलर किया जाए। खैर चलते हैं इस वीडियो से, जब तक के लिए जय हिंद।